अब सीधा रुक करेंगे राजस्थान मेगा जॉब फेयर का। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। विधायक मेयर साहिबा श्रीमती मुनीष गुजर, नेशनल हमारे स्किल लीडर्स कंसल्टेंट अमित वासना जी, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट पीसी किशन जी, सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर सीओ गौरव गोयल जी, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपका यह माहौल देख करके। आप सबको बधाई। माहौल तभी होता है जब दिल में खुशियाँ होती है, अपेक्षा होती है और विश्वास होता है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से इंटरव्यू दे रहे हैं, कई लोगों का चयन हुआ है, कई लोग प्रोसेस के अंदर है। और ये मेगा फेयर एक दिन के बजाय आपकी संख्या देखते हुए क्यूआर कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया आप लोगों ने, संख्या 40,000 से बढ़ गई, तो एक दिन की बजाय 2 दिन ये फेयर करना पड़ रहा है। मुझे खुशी है कि जो कंपनी आई है उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनका शुक्रिया अदा करूंगा और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि जो नौजवान हमारे टैलेंटेड बैठे हैं यहाँ पर, इनको आप जब नौकरी लेंगे अपने साथ में, तो ये वहाँ पर पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। राजस्थान के अंदर हम लोग, जैसे अभी अरुण चांदा जी कह रहे थे कि एक तरफ सरकारी नौकरियाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद ही देश में किसी 1-2 राज्य में, मैं नहीं कह सकता, 1,33,000 नौकरी हम दे चुके हैं। 1,25,000 अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, प्रोसेस में हैं, और 1,00,000 की घोषणा मैंने अभी 22-23 के बजट में और कर रखी है। सरकार की भी सीमा होती है, कितनी कोशिश कर लो तब भी एक सीमाई नौकरी मिल सकती है। पर सरकार की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़े प्राइवेट सेक्टर के अंदर। कुछ नीतियाँ ऐसी हो जिससे कि नौजवान अपना सब रोजगार प्राप्त कर सके या पहल कर सके, स्टार्टअप के माध्यम से भी, और जिस रूप में अवसर मिलते हैं तो अवसर सरकार देती है और एंटरप्रेन्योर आप बनते हैं। एंटरप्रेन्योर बनता वही आगे बढ़ सकता है उद्योग के क्षेत्र में। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में अवसर पैदा करने का प्रयास किया गया है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनती है, रिप्स 19 अब रिप्स 21-22 आया है, तो उसके माध्यम से भी कई उद्यमी आ रहे हैं। कस्टमाइज पैकेज अलग दे रही स्टेट गवर्नमेंट, और आपको जान के खुशी होगी पूरे देश के अंदर राजस्थान सरकार के जो पैकेज है, कस्टमाइज पैकेज, उसके कारण ही अभी जब इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन हुआ, 11 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, 10 लाख का टारगेट रखा गया है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए। हम जानते हैं कि वो पूरा नहीं हो सकता, ना तो 11 लाख के MOU साइन हुए हैं, पूरे इन्वेस्टमेंट आता है। पर जो प्रयास किया गया है उसके माध्यम से, क्योंकि आप देखते हैं हर राज्य में ऐसे आयोजन होते हैं। गुजरात में भी वाइब्रेंट गुजरात के नाम से बहुत पॉपुलर आयोजन होते थे, पर 20-30%, 35%, 40% पूरी तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। पर हमारी जो नीतियाँ हैं, जो कस्टमाइज पैकेज हैं, जो पॉलिसी बनाई हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो सोलर की हो, विंड की हो या कृषि की हो, उसमें हम लोगों ने जो प्रोविजन किए हैं उसका लाभ
जब मिलता है तो इंडस्ट्रियलिस्ट आने की कोशिश करता है उस राज्य के अंदर। हमने जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो एक्सपोर्ट, एग्रो बिजनेस पॉलिसी बनाई, उसमें 2 करोड़ तक का अनुदान है। कई लोग उसकी तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसमें 8% सब्सिडी है इंटरेस्ट की। और अच्छी ढंग से MSME की पॉलिसी हमने सरकार बनते ही बनाई थी, बल्कि असेंबली में एक्ट पास कर दिया लघु छोटे उद्योगों के लिए, मीडियम उद्योगों के लिए, जिसमें पहले 3 साल था, अब हमने कर दिया 5 साल तक कोई तरह से सरकार के पास आने की परमिशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप सब काम अपने खुद का कर सकते हैं। ये तक क्रांतिकारी कदम था। MSME एक्ट बनने के बाद में पूरे देश के अंदर इसको वेलकम किया गया। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज सबसे बड़ी चुनौती क्या देश के अंदर? बेरोजगारी की, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। और सरकारों के दायित्व, या किसी पार्टी की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो अवसर उपलब्ध करवाए नौजवानों को। वहाँ अगर कमी रहती है तो सरकारों की आलोचना होती है। युवा क्या चाहता है? युवा अपना फ्यूचर देखता है। पूरा परिवार चिंतित रहता है कि जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो बाद में क्या करेंगे। उस वक्त में अगर माहौल ऐसा हो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, विश्वास हो नहीं, नौकरियां उपलब्ध है प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में, खुद के उद्योग लगाने के लिए तमाम स्कीमें हैं, और युवाओं को गाइडेंस देने के लिए भी प्लेटफॉर्म है। आजकल तो जो इंटरनेट और मोबाइल का युग है, जो राजीव गांधी का सपना था, जो 40 साल की उम्र में बन गए प्रधानमंत्री, मैं भी उनके साथ में मंत्री था। मुझे मालूम है कि उनकी सोच 21वीं सेंचुरी में देश को ले जाने की क्या थी, क्या उनकी सोच रखते थे वो, कि देश के युवाओं को चाहिए कि जब हम प्रवेश करें 21वीं सेंचुरी में, इतनी मेहनत करें जिससे कि नई शताब्दी में कम से कम हम भी दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकें। उस वक्त तो लोग समझ नहीं पाए कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं क्या होगी। आज देखिए आप, रिवॉल्यूशन है। गवर्नेंस भी इंटरनेट बेस पे चल रही है, IT बेस पे चल रही है। गुड गवर्नेंस में बहुत बड़ी भूमिका IT की हो गई है, और हम लोग उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 22 साल पहले, 24 साल पहले, तब मैंने 22 साल पहले 2000 के अंदर लोक मित्र, जन मित्र शुरू किए थे गाँव में, शहरों के अंदर। आज ई मित्र 80,000 ई मित्र लग चुके हैं सब जगह, शहरों में, गाँव में। वो भी रोजगार है, परंतु 600 तरह की सेवाएं, 600 तरह की सेवाएं विभिन्न तरह की, हर क्षेत्र की, उन ई मित्रों से मिल रही है। सारे विभागों के अंदर जो काम होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं राजस्थान के अंदर किस सेक्टर में कौन बेनिफिशियरी है। अप्रूवल ऑटोमेटिक अप्रूवल होने लग गई, DBT होने लगी बैंकों के अंदर। अभी जब कोरोना आ गया, बहुत भयंकर कोविड, तो पूरे प्रदेशवासियों ने जो आगे आकर के आह्वान किया मैंने कि आप, ये विश्वव्यापी महामारी आ गई है, हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। मैंने कोई राजनीतिक भेदभाव किए बगैर सबको बुलाया, पार्टियों को, धर्मगुरुओं को रिक्वेस्ट करी, NGO को, एक्टिविस्ट से बात करी, विभिन्न संगठनों से बात करी, प्रदेश को आह्वान किया। मुझे खुशी है कि मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने कलेक्टर्स को, सबको आह्वान किया, निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने 500 करी थी उस मान के, और सौभाग्य से राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सिस्टम अपनाया था। शानदार है कि हम लोग पंचायत तक, गांव तक जुड़े हुए हैं, पंच से सरपंच बात करते हैं।
जिला परिषद के माध्यम से मैंने 32-33 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया कराया, जो प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, रेस्टिट्यूट हैं, ठेले वाले होते हैं। क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया, लोग सब घरों में बंद हो गए, तो वो आदमी को रोजगार कैसे मिला? ठेले में ठेला चल ही नहीं रहा उसका। तो उन सबके मैं लिस्ट बनवाई और सबके यहाँ मैंने बार बार 1,000 रुपये के 5 बार, एक बार 1500 रुपये, 4 बार 1,000 रुपये के मैंने डीबीटी करवाई। वो जो समय था साल भर का, 1.25 साल का, 1.5 साल का, उसके अंदर कम से कम 5,500 रुपये उसके पास पहुँच गए। तो उसको एक रहा, विश्वास रहा कि भाई मैं कम से कम अपना काम चला लूँगा, घर से चला लूँगा। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो लोगों ने कोई कमी नहीं रखी, एक दूसरे की इमदाद करी, खाने पहुँचाए घरों में। और तमाम कर्मचारियों ने, तमाम पुलिस कांस्टेबल तक ने खाना पहुँचाने का काम किया उस वक्त। नर्सेज, डॉक्टर्स ने तो सेवा की थी। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ गवर्नेंस का, किस प्रकार से हमने, अगर पब्लिक को आप विश्वास में लो तो पब्लिक साथ देती है। और मैंने उस वक्त में महसूस किया कि जनता ने कोई कमी नहीं रखी, जो हमने कहा उसी ढंग से उन्होंने, हमारे यहाँ की जो महान परंपरा भी राजस्थान की है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने की, अच्छा व्यवहार रखने की, वो सब सामने आए। हम सब ने मिलकर मुकाबला किया। राजस्थान इलाज के मामले में, ट्रीटमेंट के मामले में नंबर 1 रहा देश के अंदर। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल देश में नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों में WHO तक में उसकी तारीफ हुई। इस प्रकार से हमने मुकाबला उस वक्त में किया था। इसलिए मुझे विश्वास है कि आज जो देश के अंदर भी आप लोगों का भविष्य उज्जवल है, कल का फर्ज आपके कंधों पे होता है, ये सोच करके सरकारें फैसले करें। क्योंकि उदारीकरण हुआ था 91-92 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने तब। उसके बाद में सिनेरियो बदला देश का, युवाओं को नौकरी के ज़्यादा अवसर मिलने लगे। और आज जो दिख रहा है सिनेरियो देश के अंदर आपको, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि पहले बैंकों के मालिक तो बड़े बड़े पूंजी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने क्रांतिकारी कदम उठाए और जैसे ही बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद में अब लाखों ब्रांचेज जो देख रहे हो गाँव में, पहले ये नहीं थी। अब बैंकों से लोन लेना आसान हो गया। ग्रामीण बैंक का, सीसी बैंक का जाल बिछ गया। तो तमाम जो फैसले हुए हैं 20-30 सालों में, उसका भी असर रहेगा। आज नौजवान आदमी अपेक्षा कर सकता, उम्मीद कर सकता है कि मुझे कहीं न कहीं अपने काम करने के लिए मुझे सुविधाएं मिलेगी, लोन मिलेगा। और हमारी गवर्नमेंट भी, मैं समझता हूँ, छात्रों के लिए भी कोचिंग है, तो हम लोग 15-20 हज़ार बच्चों को फ्री करवा रहे हैं। बहुत कोचिंग है, बहुत ज़्यादा फीस होती है उसकी। 200 बच्चों को विदेश भेजे पढ़ने के लिए, पूरी फीस 50 लाख की और 1 करोड़ की सरकार दे रही है। तो तमाम तरह से राजस्थान में युवा को अवसर कैसे मिले आगे बढ़ने के, इसमें हम लोग कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका आप लोग पूरा फ़ायदा उठाएंगे और जागरूक रहेंगे। आप लोग मोबाइल के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और वैसे भी, क्योंकि नॉलेज इज पावर आज जो थीम चल रही दुनिया में, जिसके पास नॉलेज है वो बहुत पावरफुल है। और मोबाइल के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि एक तरफ तो सरकारी योजनाएं जो बन रही है, वो सेविंग कर रही परिवारों के अंदर। अभी अतुल चांद ने बताया आपको, ये कोई मामूली स्कीम नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, जहाँ आप 10 लाख का बीमा आपका फ्री इलाज का, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, पूरा इलाज फ्री। और ऊपर से आप सुनिए, जिससे आप किसी गरीब की मदद कर सको। इसके अलावा भी 10 लाख का बीमा है, 10 लाख में 4 लाख मान लो खर्च हो गए इलाज के अंदर, 6 लाख बच्चे,
घर में प्रॉब्लम आ गई आपके किडनी ट्रांसप्लांट करने की, लीवर ट्रांसप्लांट करने की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की कैंसर में, तो आपको मालूम है कि सरकार हो सकता है आपको क्यों मालूम नहीं हो, क्योंकि हमें हर एक चीज को बारीकी समझना पड़ेगा युवा पीढ़ी को। उसमें हम लोग चाहे वो खर्चा किडनी ट्रांसप्लांट का 10-12 लाख हो, 15 लाख हो, लीवर ट्रांसप्लांट का 6 लाख बच्चे उसके हैं परिवार के, वो बच्चे रहेंगे, उसके अलावा उसको 15 लाख का खर्चा भी सरकार देगी, उसका लीवर ट्रांसप्लांट करवाएगी। दुनिया के मुल्कों में ऐसी स्कीम नहीं होगी। मिस्टर ओबामा जब थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक शुरू किया था ओबामा केयर के नाम से, वो भी फेल हो गई। बड़ा मुश्किल काम है ये। हमने प्रयास किया, उसमें कुछ कमियां भी आती है, प्राइवेट सेक्टर वाले अस्पतालों में कई बार कोई शिकायत भी आती है, सब कुछ होता है। इतना बड़ा कदम हमने उठाया कि आज हर परिवार राजस्थान का कम से कम विश्वास करता है, कॉन्फिडेंस होता है कि घर में तकलीफ आ गई बीमारी की, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, माँ बाप बूढ़े हैं, डॉक्टर जानता है कि बचेंगे नहीं, परिवार जानता है 1 लाख खर्च हो चाहे 2 लाख खर्च हो। हमारे संस्कार ऐसे हैं, गहने बेच दो, घर के ऑर्नामेंट, मकान बेच दो, पैसा ले लो, कर्ज कर लो, परंतु माँ बाप को बचाओ, लास्ट मोमेंट तक बचाओ। ये हमारे संस्कार दिए हैं। मकान के मकान परिवार बर्बाद हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बर्बादी कोई होती है तो होती है इलाज के अंदर होती है। घर से निकलता है ऑर्डिनरी आदमी भी, छोटा मोटा बुखार भी आ गया उसको, खांसी जुकाम हो गया, तभी वो 200-400 रुपये लेके निकलता है कि भाई जाऊंगा तभी डॉक्टर लिखेगा दवाएं, तो मुझे 200-250-300 रुपये दवाएं लानी पड़ेगी। अब दवाएं फ्री, इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री उसका है। तो ये जो प्रयोग हमने किया है, ये प्रयोग मैं समझता हूँ यूनिक प्रयोग है। अब मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, दिल्ली या गुजरात या हिमाचल गया भी मैं, सब जगह इस स्कीम में चर्चा होती है। ऐसी स्कीम हमने दी है, रोजगार दिया है शहरों के अंदर भी, बहुत खुश है। एक महिला आई मेरे पास जब मैंने लॉन्च की स्कीम, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना नरेगा की तरह, वो भावुक हो गई होगी। मेरी 3 बेटियाँ थी, मैं घर से पहली बार निकलूंगी काम करने के लिए शहरों के अंदर। गांव में नरेगा है, कानून बना के दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने। आज आराम हो गया, क्योंकि मैं तो बचपन से आता हूँ गाँव के अंदर, अकाल सूखे पड़ते रहते थे पश्चिमी राजस्थान में, रेगिस्तान के इलाकों में। आज सबको वो टेंशन नहीं जो पहले था। अब मालूम है 100 दिन का मुझे गारंटी पार्लियामेंट से रोजगार मिलेगा। ये 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो जो गेहूँ मिल रहा है, ये भी कानून पास है पार्लियामेंट का। कोई सरकार बदलो भले ही, वो भी रुक नहीं सकता, सबको देना ही पड़ेगा। 2 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। कहने का मतलब ये कि तमाम जो स्कीमें हैं ये गुड गवर्नेंस में आती है, जिससे कि खर्चे बचेंगे तो खर्चे और काम आएंगे, बच्चों के लिए काम आएंगे, बच्चों के पढ़े लिखे में काम आएंगे, खाने पीने में काम आएंगे। इसलिए हमने हर सेक्टर, बिजली हो चाहे पानी हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब जगह कोशिश करी है किस प्रकार रिलीफ लोगों को मिले। तो ये जो मेगा फेयर लगा आपका, इसकी अलग इम्पोर्टेंस है। हाथों हाथ नौकरी मिलना, बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम टैलेंट देख करके उनको इंटरव्यू में सेलेक्ट करें। मैं समझता हूँ, कल जोधपुर में था, वहाँ भी ITBS 3 दिन की प्रदर्शनी लगी थी, और वहाँ भी ये मेगा जॉब फेयर भी लगा था। वहाँ 3 बच्चों को 18 लाख के पैकेज मिलेगा जोधपुर के अंदर। 18। तो अभी मैं जब आपके वो शिका दादी चाहिए यहाँ पर, उनको 7 लाख का पैकेज मिला है और कहा मैं जोधपुर की हूँ, तो मैंने कहा कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लग जाए। वो 3 बच्चे जोधपुर के थे, 18 लाख वाले भी। तो जोधपुर के होने का नहीं है मतलब, मेरी से सिलेक्शन हो रहा है आप लोगों का, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं जानती नहीं कंपनी कौन सी है, कौन देने वाली है, कौन लेने वाला है। कहना मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से
अब ये जो अशोक चांदना जी, गौरव गौर जी मुझे भी बता रहे थे, अभी जो योजना बना रहे हैं जल्दी ऐसे फेयर हर जिले में लगेंगे, हर जिले में लगेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा हम सब मिलकर के, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर है, महंगाई की मार आप समझ सकते हो क्या होती है। ये जो असामाजिक तत्व पैदा होते हैं समाज के अंदर, इसका लिंक भी महंगाई से भी है, बेरोजगारी से भी है, बड़े खतरे हैं। तो सरकारों की ड्यूटी है कि पहले वो गुड गवर्नेंस के माध्यम से हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाए, लोग खुश रहें, उनको सुविधाएं मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, और उसके लिए वो तमाम कदम उठाएं जिससे कि अवसर उपलब्ध हों। कई दुनिया के मुल्क हैं ऐसे, अपने देश के अंदर भी कई ऐसे राज्य भी हैं जो कि बहुत प्रगतिशील है। गुजरात था पहले, अब तो स्थिति उसकी खराब है, मान लीजिए। आज़ादी के पहले से वो मजबूत राष्ट्र था, राज्य था, उद्योग धंधे पहले से, बड़े बड़े इंडस्ट्री वहाँ पर थी। वैसे राज्यों के अंदर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है। युवाओं को लगता है जब चाहूँ मैं काम ले लूँगा, और ये स्थिति आनी चाहिए देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर भी। जब चाहूँ मुझे काम ले लूँगा मैं, जब चाहूँ मैं छोड़ दूँगा और कहीं चला जाऊँगा, मुझे अवसर मिल जाएंगे, ये स्थिति बनती है। अभी तो कुछ लोगों को मिली हुई है जो कि बहुत टॉप पहुँच जाता है IT बेस पे, 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। कभी X, कभी Y, कभी Z क्या चले गए, तो उनको उपलब्ध है, परंतु हर व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारी योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हर युवाओं को चिंता नहीं सताए, परिवार वालों को, माँ बाप को चिंता नहीं रहे कि इनका फ्यूचर क्या होगा पढ़ने के बाद में। अवसर तो उपलब्ध रहने चाहिए, खुद काम करे या गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, कहीं कहीं उसको संभावनाएं ज़्यादा नज़र आए, ये माहौल बनना चाहिए। ये हमारा प्रयास है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माहौल में देख रहा हूँ राजस्थान के अंदर, सरकार ने जो कदम उठाया, अभी तो वक्त नहीं कि मैं सब कदम बताऊँ आपको, आप सब जानते हैं, हम लोग बराबर मीडियम देते रहते हैं, और कदम हमारे एक से एक बढ़कर के हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और मजबूती के साथ में जो फैसले कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मालूम है इस बार किसानों का अलग बजट पेश किया था, मैंने एलोकेशन में डबल कर दिया पिछले साल से। इस बार मैंने कह रखा है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अगला बजट मेरा युवाओं को, छात्रों को और बच्चों के लिए होगा। उसमें आप भी आते हो, सारे लोग आते हो। और मैंने कहा है, मैंने ये भी कहा है, अभी हमने उनसे 5-6 दिन पहले ऑनलाइन मांगे थे सुझाव, जो प्रदेशवासियों को मैंने आह्वान किया। आपको यहाँ खुशी होगी, उसी दिन शाम तक, पिछली बार भी हमने बजट में मिस्टर राहुल गांधी ने कहा था 10 साल पहले कि बजट बने, बजट का सेंक्टिटी अलग होती है। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तो देश में पहली बार मैंने मैनिफेस्टो जो होता है पार्टियों का, वादे करते हैं जनता से चुनाव कैंपेन में, और चुनाव खत्म होते ही मैनिफेस्टो को भूल जाती है सरकारें भी, और जनता ही भूल जाती है। मैंने एक नई परंपरा कायम करी कि उस वक्त मैंने सरकार बनते मैं खुद पहल मैंने करी, और पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैंने उस मैनिफेस्टो को सरकारी डॉक्यूमेंट बदल दिया। ये जो वादे हमने किए, वे वादे निभाएंगे, हम निभाना चाहते हैं। सरकार के अधिकारियों, कलेक्टर से लगा के सेक्रेटरी तक का ये कमिटमेंट होना चाहिए। ये जो वर्तमान सरकार बनी है, पब्लिक के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अगर हमने उनसे वादा किया तो वादे निभाओ, पूरे करो। और लगातार जब जब सरकार आती है हमारी, तब हर बार मैं कैबिनेट में रखता हूँ मैनिफेस्टो कॉपी, उसको मैं अप्रूव करवाता हूँ, और सरकारी अधिकारियों के पास रहता है ब्रीफ केस के अंदर उनके,
उसको देख करके वो फैसले करते हैं, तब जाके अधिकांश वादे पूरे हो सकते हैं। जो वादे हमने किए वादे निभाना चाहिए। तो ये मैं इसलिए मैंने वो कहा, इस बार मैंने कहा है युवाओं को और छात्रों को, आज नेहरू जयंती है, पंडित नेहरू चाचा नेहरू कहलाते थे वो, और बच्चे के बहुत प्रिय थे। तो आज मैंने कहा बच्चों को भी शामिल करो, छोटे बच्चों के लिए भी। तो सुझाव मैंने मांगे थे। तो पिछली बार भी राहुल गांधी ने कहा था कि आप सुझाव पब्लिक से लो, मैनिफेस्टो में क्या क्या आना चाहिए, मैनिफेस्टो में क्या क्या समावित हुए सुझाव, फिर मैनिफेस्टो बने। तो भाई पहले घोषणा पत्र नाम था, हो गया जन घोषणा पत्र, हो गया जनता का घोषणा पत्र। अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो महंगाई और बेरोजगारी और देश में शांति सद्भाव, सरकारी नौकरी कितनी देर हो एक सीमा होती है। आज करीब 1,33,000 नौकरी दी जा चुकी है, 1,25,000 के प्रोसेस चल रहा है, चल रहे हैं। परंतु उसके बावजूद 1 लाख और हम देने का घोषणा कर चुके हैं। परंतु उसके बावजूद भी संख्या इतनी बड़ी बेरोजगारों की भी, हर व्यक्ति को नौकरी की आवश्यकता होती है परिवार के अंदर, और प्राइवेट सेक्टर का अपना महत्व होता है। तो एक तरफ तो सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को हम प्रमोट कैसे करें, इन्वेस्ट राजस्थान में करने के लिए लोग पहल करें, आने की इच्छा रखें। ये माहौल तो हमने बना दिया। जब मेगा एक प्रकार से इवेंट हुआ था इन्वेस्ट राजस्थान के, 11 लाख करोड़ का मतलब आप कल्पना कर लीजिए, एमओयू साइन हो गए हैं। 10 लाख का टारगेट अगर नौकरी मिलने का, अगर वो पूरा सब हो जाता है तो पूरा कभी होता नहीं है। पर हमने जो कस्टमाइज पैकेज देते हैं, अभी जो नई पॉलिसी आई रिप्स की 22 की, उसके माध्यम से MSME का हमने एक्ट बना दिया कि 5 साल तक आपको सरकार के पास आना ही नहीं है, खुद ही आप सब कुछ फॉर्मेलिटी कर लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। वो भी अड़चन होती है कई बार। तो तमाम माहौल ऐसा बन चुका है, उसके कारण ये कंपनी आ रही है इतनी संख्या में। कल जोधपुर में गया, भाई काफ़ी कंपनी आई हुई थी, नौकरी दे रही है, 18 लाख के पैकेज दे रही है बच्चों को। तो सारे बच्चों में बात जाके करिए, बहुत खुश हैं ये, इनको विश्वास है कि नहीं, ये जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर उसका फ़ायदा मिलेगा। आने वाले वक्त में और ज़्यादा जॉब मिलेगी हम लोगों को, कंपनी भी आएगी। और ये ऐसे फेयर जो लगे हैं मेगा जॉब फेयर, ऐसे फेयर हर जिले में लगेंगे, और लोगों को आसानी हो जाएगी नौकरी प्राप्त करने। फिर एक पेपर लीक हुआ, आपने एंटी चीटिंग बिल भी पेपर लीक तो देखिए आर्मी में भी होते हैं, हर राज्य में होते हैं, पर राजस्थान वो राज्य है जो कल पेपर लीक को उनको पकड़ लिया। राजस्थान लोग जिलों में भीड़ बंद कर रहा है पेपर लीक करने वालों को। एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ लोग जेलों में सड़ रहे हैं, बाकी तो आप देखिए छूट जाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि यहाँ दाल गलने वाले नहीं हमारे, क्योंकि ये गैंग बन चुकी है। ये पूरे एक प्रकार से पूरे राष्ट्रव्यापी ऐसी इन्होंने बना लिया, गिरोह बना लिया है। ये अपने आप को एक्सपर्टाइज कर चुके हैं पेपर लीक कैसे हों, तो उसका हम यहाँ पे तो सफाई कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। सर 93,000 भर्तियाँ होनी थी विद्या संबल योजना के तहत, आज स्थगित कर दी गई है। वो जो शिक्षकों की 93,000 भर्ती होनी थी विद्या संबल योजना के तहत स्कूलों में, उसको स्थगित कर दिया। आरक्षण उसमें नहीं रखा गया था। बसपा ने, कई संगठनों ने विरोध भी जताया कि साहब आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। देखिए आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर नौकरी बड़े रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारा नीतिगत फैसला है कि बच्चों को नौकरी मिले, तो उसमें हम कमी नहीं आने दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं। तो राजस्थान के हर नौजवान को लगे भाई जब चाहूँगा मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो अब जो भी मैंने कहा था अभी मीटिंग के अंदर भी कि माहौल ऐसा बनना चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए। माहौल खाली माहौल से काम नहीं चलेगा, ऐसे हालात पैदा होने चाहिए। बैंकों से लोन मिल रहा है, पॉलिसी सरकार की अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी। हम अपना कोई का धंधा शुरू करेंगे, कोई अड़चन नहीं आएगी और सरकारी नौकरी भी अवेलेबल है। तब जाके हर परिवार में सुख शांति रहेगी
आज टेंशन में होता परिवार, पता नहीं बच्चा पढ़ रहा, बीए करेगा, बीए कर लेगा, बाद में इसका क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। यही पहचान है कि आप कैसे बच्चों को, परिवार को एक विश्वास दिलाओ कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आप निश्चिंत रहो। वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, ब्यूरोक्रेसी की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि नियमों में अपने हिसाब से मनमर्जी करते हैं, नियम बनाने में, नियम लागू करने में ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से नहीं, ब्यूरोक्रेसी कोई मनमानी नहीं करती है, ना कर सकती है, ना कर सकती है। कौन करने देगा उनको? उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कई बार हो सकता है कोई कमी रह जाए कोई काम से, तो मैं उनको भी कह सकता हूँ 1,10,000 लोगों को हमने अभी जो कॉन्टेक्चुअल नया जो बनाया, हमने नियम बनाया है, ये कोई कम बात है क्या? 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे वो सब अब रेगुलर होंगे। वो समझ रहे, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे कि लोग तो हमारा एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया, कोई ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी कई शिकायतें भी हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहो, किसी भी तनख्वाह जो है कम नहीं होगी, जिसकी तनख्वाह कम है वो बराबर लाएंगे। सोच समझ के नियम बना करके हमने इसको पास किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को तलवार लटक रही थी, वही बार बार हटा देते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करो सरकार से लगाने के लिए, अब वो समाप्त हो गया। अब वो 1,10,000 लोग जैसे जगह निकलेगी तो वही नौकरी में आ जाएंगे। सर, गहलोत मॉडल पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है ये मॉडल अब मोदी सरकार को भी अपनाना पड़ेगा कभी ना कभी? सर, हिमाचल में ओपीएस तो कोई गलत मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस का मॉडल है। कांग्रेस हर राज्य के अंदर, चाहे हिमाचल हो चाहे वो गुजरात हो। राहुल गांधी जी ने खुद ने ट्वीट किए हैं हमारी स्कीमों पर। आप सोच सकते हो कि कांग्रेस हाईकमान खुद ट्वीट कर रही है। उनको मालूम है कि राजस्थान सरकार ने जो पहल करी है, छत्तीसगढ़ भी अपना रहा है, बल्कि पंजाब की जो सरकार आप पार्टी की वो अपना रही है। और तो जो हमने राजीव गांधी जब हमें ओलंपिक किए थे उसके लिए अनाउंस कर दिया, मैंने सुना है पंजाब ने भी, छत्तीसगढ़ ने भी। तो राजस्थान सरकार ने इतने पहल की जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जैसे आपका हेल्थ का इंश्योरेंस का काम है चिरंजीवी योजना के नाम से, देश में नहीं दुनिया में कहीं नहीं। वो शहरी रोजगार योजना, और शहरों में लोगों को रोजगार मिलना बहुत बड़ी बात है। घर की महिलाएं बाहर निकलती नहीं थी, अब उनको काम मिल गया। 8 रुपये भोजन में प्रति थाली 17 रुपये हम देते हैं, सरकार देती है, अनुदान देती है। तब एनजीओ 8 रुपये खाना खिला सकता है बैठा करके आराम से। ओपीएस लागू किया है, ओपीएस से इलेक्शन लड़ा गया हिमाचल पूरा का। हिमाचल में इशू ही चुनाव का वही है, हार जीत का। ओपीएस जो है वो हमने लागू किया है और कर्मचारी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एक के बाद जितनी भी योजना, किसानों के लिए हमने 8 लाख किसानों के बिल शून्य हो गए हैं। 42 लाख आम जनता के उपभोक्ताओं के बिल शून्य आने लग गए हैं, 0 आने लग गए हैं। तो जो हमने स्कीमें बनाई है वो सोच समझ के बनाई है, और अगला बजट हम युवाओं को, छात्रों को, बच्चों के लिए समर्पित करेंगे। सर, 2018 के जन घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर करने की बात थी। आज वो धरने पर बैठी है गांधीनगर। 1,60,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, 40,000 आशा सहयोगिनी हैं, 32,000 होमगार्ड हैं। इनका क्या होगा? संविधा के अंदर भी इनको नहीं लिया गया रेगुलर करने के लिए। देखिए, अब जो संविदा वाला हमने शुरू किया है, समय के साथ साथ और इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। कैसे करें? तो ये कोई कम बात है कि सरकार की नीयत क्या, नीति क्या है, मेरी ये देखी जाती है। नीति व नीयत आप सामने हमारे हैं कि 1,10,000 जो लोग सालों से बैठे हुए थे, 5-10 साल से संविदा पर, उन सबको पक्का करने का हमने तय कर लिया। क्योंकि आप पक्का ऐसे कर नहीं सकते, कल कोई कोर्ट चला जाएगा। उसके लिए नियम बनाए हम लोगों ने, बाकायदा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के नियम बन गए। तो इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, तो नौजवानों को विश्वास होना चाहिए सरकार पर। शराब दे सकते हैं, तो हमारे कुछ बच्चे लगे वहाँ गुजरात के अंदर 35 दिन तक। मैंने उनको समझा, मेरे को मिले थे वो भी समझ रहे हैं धीरे धीरे। हमारी नीति है। सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे मीडिया से मुखातिब होते हुए। और देखिए, संबोधन और जब मीडिया से रूबरू होते हैं, एक चीज़ जो कॉमन आपने अगर महसूस की होगी तो वो बात आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कि जब कभी भी मीडिया सवाल पूछती है कि राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं
क्या अशोक गहलोत मॉडल है? तो कहते हैं नहीं, ये कांग्रेस मॉडल है और कांग्रेस मॉडल के आधार पर ही हर राज्य में जब मैनिफेस्टो जिस तरह से गुजरात और हिमाचल प्रदेश का रहा तो उसमें उन योजनाओं को जोड़ा गया, लेकिन वो राजस्थान की तर्ज पर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक जो पहल है इन योजनाओं की वो राजस्थान से हुई और वो काफी हद तक सफल भी नजर आ रही है। मीडिया से मुखातिब हो रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और